देखो ध्यान से, कल के जो टाइप पढ़ रहे थे हम लोग, कल हम लोग एक बॉक्स को ख़त्म कर चुके थे जिसका नाम था इम्पेरेटिव टाइप। उसमें हम लोगों ने कल आदेश, प्रार्थना, सलाह वाले वाक्य पढ़े थे, प्लस उसमें लेट और लेटस पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद इन्हीं टाइप्स में आगे जब आप पढ़ोगे तो क्या होता है, कभी कभी हमारा जब पेपर थोड़ा सा चैलेंजिंग बनता है, थोड़ा सा कठिन बन जाता है, तो उसमें फिर इट इज़ टाइम टू टाइप और वॉन्ट टाइप पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं। इन्हें वॉन्ट टाइप पैसिव वॉइस या इट इज़ टाइम टू नहीं कहा जाता, ये इम्पेरेटिव के ही अदर जो है एक तरीके से इन्फिनेटिव के आप समझ लीजिए कि एक प्रकार के टाइप होते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, एक बार बहुत ध्यान से समझना, हर चीज़ समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी टू के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है, फर्स्ट फॉर्म, सुनिएगा ध्यान से, तो इस केस को टू इन्फिनेटिव केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टू इन्फिनेटिव केस कहा जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक्टिव वॉइस में, क्या कह रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको एक्टिव वॉइस में टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली हुई है, तो जब आप उसका पैसिव बनाते हो तो हमेशा ध्यान रखना टू के साथ बी लग जाता है और उसके साथ बी की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। सुन लीजिए ध्यान से, टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मिलेगी तो पैसिव जब भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर टू बी हो जाएगा, उसके बाद वी थ्री लग जाएगी, यानी वी यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। समझ गए? इसीलिए ऊपर थोड़ा ध्यान दो। इट इज टाइम टू में देखिएगा ध्यान से, टू के साथ वी वन है, वी वन मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो देखिए टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक, ध्यान रखना, यही चीज़ इधर गौर करने वाली है। यहाँ पर भी टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म आ जाती है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हमें एक्टिव वॉइस में टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो इसका जब पैसिव बनता है तो क्या हो जाता है, टू के साथ आलोक क्या लग जाता है, बी लगता है, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है। फिलहाल देखिए ध्यान से, तो इन्हें इन्फिनेटिव टाइप पैसिव वॉइस कहा जा सकता है। और इनको कैसे बनाएंगे समझिएगा ध्यान से, देखिए इधर ध्यान से। जैसे पहला वाक्य आपको दे दिया गया, इट इज टाइम टू एंजॉय द म्यूजिक। ठीक, ये हमारा सेंटेंस आ गया वहां पेपर में। कैसे बनाएंगे, पहले चेक कर लेंगे जो एक्टिव है वो पैसिव से, सॉरी एक्टिव सेंटेंस से मैच हो रहा है कि नहीं, जो सर ने स्ट्रक्चर बताया था। तो देखो इट इज टाइम मिला है तो इट इज टाइम आएगा। अब आप पूछोगे क्या सर हर बार यही आएगा? हाँ, हर बार यही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका फिक्स, आपका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल फिक्स है। तो इट इज टाइम है तो इट इज टाइम मिला, उसके बाद क्या है, टू मिला, टू के बाद वी वन यानी वी की फर्स्ट फॉर्म यानी एंजॉय जिसको कहते हैं, वी की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिला जिसको हम क्या कह रहे हैं, द म्यूजिक। तो इसको कैसे चेंज करेंगे पहले समझ लो ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट है, बताओ हाँ या ना? तो इसको कैसे बनाएंगे सर, इट इज टाइम के नीचे क्या लिखेंगे, इट इज टाइम लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आई आपको? और टू की जगह क्या रख देंगे सर, फॉर लिख देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जहां पर टू लिखा है उसको चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, फॉर कर दिया जाएगा। इट इज टाइम फॉर, अब क्या करेंगे सर, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या होगा ऑब्जेक्ट सर, द म्यूजिक, उसके बाद क्या होगा टू, उसके बाद बी, और फिर एंजॉय की थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, एंजॉयड हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा पहला सेंटेंस बन के तैयार हो गया। क्लियर है, समझ में आया? अगला भी चार पांच और देखोगे समझ में आ जाएगा। इट इज टाइम टू प्रूव द डाउट। ठीक है, ये आ गया। तो इट इज टाइम मिला, उसके बाद देखिए टू इन्फिनेटिव मिल रहा है जिसको हम इन्फिनेटिव केस कहते हैं, अभी बताया था मैंने। टू के साथ अगर वी वन मिल रही है, वी वन मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसे इन्फिनेटिव केस कहा जाता है। उसके बाद देखो चेक करो, ऑब्जेक्ट मिला, हाँ सर मिला। कैसे बनाएंगे हम इसको सर, इट इज टाइम, और उसके बाद टू को चेंज करके किस में चेंज कर दिया जाएगा, फॉर में। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, फॉर द डाउट हो जाएगा, उसके बाद टू लग जाएगा, फिर बी लग जाएगा, और थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी सर, प्रूव्ड हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? इसके बाद देखिएगा तीसरा उदाहरण, जैसे लिखा हो, इट इज टाइम टू मेक द नॉइज। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है इट इज टाइम टू मेक द नॉइज, अब कैसे बनाएंगे समझिएगा ध्यान से। इट इज टाइम के नीचे इट इज टाइम लगा देंगे, इसके बाद क्या होगा, टू की जगह पर लग जाएगा फॉर, और उसके बाद क्या होगा सर, द नॉइज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, टू बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म होती है मेक की, मेड। हमेशा ध्यान रखना, मेक की सेकंड फॉर्म भी मेड होती है और मेक की थर्ड फॉर्म भी मेड होती है, टू बी मेड हो जाएगा।
अब एक आप गौर दे पा रहे हो इस बात पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं भी बाई एजेंट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ना। इसीलिए बहुत सारे लोग रटते फिरते हैं इस बात को कि बाई आता है, बाई आता है, बाई आता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर प्रकार के पैसिव वॉइस में हमेशा बाई का प्रयोग किया ही जाए, लेकिन एक चीज़ है, शुरुआत से देखो हम लोग चेक करते आ रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हर जगह एक चीज़ कॉमन है, हर प्रकार के पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है ना। हर जगह थर्ड फॉर्म जरूर है, चाहे वो हमने रिक्वेस्टेड वाले भी बनाए हो तो उसमें भी ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ये सारी चीज़ें थर्ड फॉर्म हैं। तो थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में होगी ही होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बाई ही हर जगह आपको मिले। अब देखिए जैसे चौथा आपको सेंटेंस दे दिया गया, इट इज़ टाइम टू मैच, इट इज़ टाइम टू मैच द रिकॉर्ड्स, इट इज़ टाइम टू मैच द रिकॉर्ड्स। कैसे बनाएंगे सर? इट इज़ टाइम फॉर द रिकॉर्ड्स टू बी मैच्ड। यहाँ पर ईडी लग जाएगा तो मैच्ड हो जाएगा। ठीक, क्या समझ में आई? अब इधर देखो ध्यान से, पांचवा, इसे लास्ट सेंटेंस देख लीजिएगा, इट इज़ टाइम टू कैच द थीव, इट इज़ टाइम टू कैच द थीव। कैसे बनाएंगे? इट इज़ टाइम फॉर द थीफ टू बी, और कैच की थर्ड फॉर्म कॉट होती है, ठीक है, ध्यान रखना, CAUGHT, हमेशा ध्यान रखना, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट और कैच की सेकंड फॉर्म भी कॉट ही होती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आ गई? ये है। तो इस तरीके से हमारे कौन से स्ट्रक्चर हमने देख लिए, इट इज़, टाइम, टू वाले। अब बिना देरी करते हुए हम वांट वाले देख लेते हैं, फिर आप लोग लिखिएगा एक साथ, देखिएगा ध्यान से। अब क्या हुआ देखो, जैसे सेंटेंस आपके लिए आ गया, इधर देखिएगा ध्यान से, सेंटेंस आपके लिए आ गया, आई वॉन्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाले बड़े सरल हैं, थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाइए, अपने आप बनते चले जाएंगे। लिखा हुआ है आई वॉन्ट जॉन टू राइट एन ऐसे, आई वॉन्ट जॉन टू राइट एन ऐसे, ऐसे मीन्स निबंध। अब इधर देखो ध्यान से, आपको सब्जेक्ट मिला सर, वॉन्ट मिला सर, ऑब्जेक्ट नंबर 1 मिलेगा आपको, मिल गया। कितने बच्चों को मैंने ये बताया था कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो क्या का उत्तर देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो किसका, किसकी, किसके, किसे, इन सब का उत्तर देता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इधर देखो ध्यान से, अब लिखा है आई वॉन्ट जॉन टू राइट एन ऐसे, मैं चाहता हूं कि निबंध को कौन लिखे? जॉन लिखे। तो एक सेकंड, मैं चाहता हूं कि ये निबंध किसके द्वारा लिखा जाए? जॉन के द्वारा लिखा जाए। तो किसके द्वारा लिखा जाए? किसका, किसकी, किसके, कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैं चाहता हूं जॉन के द्वारा क्या लिखा जाए? निबंध लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए। तो क्या का उत्तर हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जॉन क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर O1 O2 लिख दिया है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल O1 का मतलब यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और O2 का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? चाहे आप DO लिख लो, चाहे वो O1 O2 से आप इसको कंपेयर कर लो। तो देखो, आई सब्जेक्ट हो गया, वांट मिला, उसके बाद जॉन मिला, उसके बाद टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली, और फिर ऑब्जेक्ट नंबर 2 जिसको हम एन ऐसे कह रहे हैं। समझ गए? तो कैसे बनेगा ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर दिमाग लगाना, समझना। अभी तक क्या होता था कि हमें आई मिलता था तो हम उधर ऑब्जेक्ट ले जाके इसको मी में चेंज कर देते थे, बाई मी, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। चेक करो, देखो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, समझ लो ध्यान से। इसके बाद वांट के नीचे वांट ही लिखा जाएगा। क्लियर? अब क्या है सर? O2 क्या है, तो नहीं बताओ हमें? एन ऐसे, आई वॉन्ट एन ऐसे, समझ गए? उसके बाद टू, फिर बी, तो टू और फिर बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म तो रिटन, तो थर्ड फॉर्म राइट की क्या हो गई? रिटन। फिर क्या लगेगा? बाई, और फिर O1 क्या है? जॉन। तो लास्ट में हमने लगा दिया जॉन, और हमारा सेंटेंस बन के क्लियर हो गया। तो क्या बन गया? आई वॉन्ट एन ऐसे टू बी रिटन बाई जॉन। क्लियर है? अगला सेंटेंस देखना ध्यान से, अगर लिखा हो शी
और एक बात ध्यान रखना, एक चीज़ और बता दूं, कसम खा के नहीं चलना है, सुन लो ध्यान से। कसम खा के कह रहा हूं कि यहाँ पर वांट लिखा है तो यहाँ वांट ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, कर्ता के अनुसार यहाँ वांट लिखा होगा। जैसे अगर शी सिंगुलर है तो फिर वांट नहीं होगा, क्या लिखा होगा, वांट्स लिखा होगा। ही लिखा है तो वांट्स लिखा होगा। आई वी यू दे, याद है ना ये बात, आई वी यू दे के साथ एस सी एस आई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तभी आई लिखा था तो यहाँ एस सी एस आई एस नहीं था, लेकिन जैसे शी आ गया, ही आ गया, इट आ गया, तो फिर यहाँ पर एस सी एस आई एस का प्रयोग किया जाएगा। तो शी के साथ यहाँ पर आ गया वांट्स। क्लियर? तो शी वांट्स हो गया। शी वांट्स मीना, इस तरीके से मान लीजिए, मैंने एक सेंटेंस आपको दे दिया, शी वांट्स मीना टू प्ले द सॉन्ग। ठीक है, अब आप सब लोग बना लेंगे इसको। कैसे बनेगा भाई? सर शी के नीचे शी लिखा जाएगा, वांट्स के नीचे वांट्स लिखा जाएगा। अब क्या होगा सर? शी वांट्स द सॉन्ग, उसके बाद वेरी गुड, टू बी, थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी, प्लेड, और बाई मीना। कितने लोगों को आ गया भैया समझ में? आलोक आया कि नहीं आया? अगला तीसरा देखो, जैसे लिखा हुआ है ही, अब यहाँ पर बाई चांस सेकेंड फॉर्म लगा दी। देखिए ध्यान से, आपकी चेंज ही कर दिया। आपकी वांट नहीं मिला है, आपकी सेकंड फॉर्म मिल गई वांटेड। पता चला पास्ट इंडेफिनिट टाइप में ये बन गया जाके, तो ही वांटेड लिख दिया गया। उसके बाद क्या हो गया, ही वांटेड सीमा टू राइट द प्ले। प्ले मीन्स होता है नाटक, ठीक, ध्यान रखना। ही वॉन्टेड सीमा टू राइट द प्ले, कैसे बनेगा समझना ध्यान से, कैसे बनेगा? तो ही के नीचे ही लिखा, काजल वांटेड के नीचे वांटेड लिखा, उसके बाद द प्ले, यही तो लिखोगे, क्योंकि द प्ले का मतलब बेटा क्या होता है? प्ले मीन्स नाटक होता है या ड्रामा होता है। हर जगह प्ले का मतलब खेलना नहीं होता। अगर प्ले वर्ब का काम कर रहा है तो प्ले का मतलब खेलना होता है। अगर वर्ब नाउन का काम कर रहा है तो उसका मतलब नाटक होता है, ठीक, ध्यान रखना। प्ले अगर वर्ब का काम कर रहा है तो प्ले का मतलब बजाना भी होता है। जैसे लोग कहते हैं सॉन्ग प्ले करो, है ना, तो वहां पर बजाना भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो ही वॉन्टेड द प्ले, अब क्या हो जाएगा भैया, द प्ले के बाद टू बी, थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी, रिटन, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, और उसके बाद सीमा। क्या ये बात समझ में आ गई? लास्ट एक और बना दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बाई चांस, दे वॉन्ट मोहन टू चैलेंज, समझिएगा ध्यान से, टू चैलेंज योर मास्टर। ठीक है, ध्यान रखना, दे वॉन्ट मोहन टू चैलेंज योर मास्टर। ठीक, कैसे बनाएंगे? आराम से बन जाएगा सर। क्या करेंगे सर? दे वॉन्ट, अच्छा ये बताओ काजल, यहाँ पर वॉन्ट में एस क्यों नहीं लगाया? आई वी यू दे के साथ एस सी एस आई एस नहीं लगता है, ठीक है। आई दे वॉन्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, योर, उसके बाद मास्टर, क्लियर है? उसके बाद क्या हो जाएगा सर, टू बी। अब थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी, चैलेंज की, चैलेंज्ड, हो गया चैलेंज्ड, और उसके बाद बाई, और लास्ट में लगा देंगे मोहन। तो सेंटेंस बन गया हमारा, दे वांट योर मास्टर टू बी चैलेंज्ड बाई मोहन। क्लियर है? इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। ये टाइप कौन सी थी, इट इज टाइम टू टाइप, और ये कौन सी है, वांट टाइप। क्लियर है? इसके बाद कुछ और बचे हुए हैं, उनको चलते हैं, फिर हो सकता है आज या कल की क्लास में आपका पैसिव वॉइस समाप्त हो जाए। ठीक, उतार लीजिए फटाक से। देखो ध्यान से, अगला जो है, इनके बाद के जो टाइप हैं वो मॉडल आधारित हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ाना है जिसको हम अंडरस्टूड या अनइम्पॉर्टेंट टाइप कहते हैं। जैसे कर्ता हमारा अगर अंडरस्टूड हो, में पहले से पता हो, या हमारा कर्ता अनइम्पॉर्टेंट हो जाए, तब हम पैसिव वॉइस किस तरीके से लगाते हैं या उसको बनाते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद अभी हम पढ़ाएंगे आपको देयर और वी आर गोइंग टू वाले। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले इन्हें देख लेते हैं, उसके बाद आगे, क्योंकि क्लास इन्हीं में आज की कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि समय उस हिसाब से नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो बच जाएंगे वो कौन से होंगे, एक तो देयर टाइप है जो हम कल पढ़ाएंगे आपको, फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू टाइप है। उसके बाद जब आप आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको मिलता है जिसमें बाई की जगह कोई दूसरी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, बाई नहीं लगता है। ये हमें कल पढ़ाने हैं अपने कल वाले लेक्चर में। ठीक है,
तो फिलहाल आज इन पर ध्यान दीजिएगा जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले दोनों। देखो, जब भी कभी क्या होता है कि मॉडल्स मिलते हैं, मॉडल्स मीन्स होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक, ये सारी चीज़ें मॉडल कहलाती हैं। ठीक है, कैन, कुड है, मे, माइट है, शैल, शुड है, विल, वुड है, ये सारी चीज़ें मॉडल कहलाती हैं। अगर कोई मॉडल मिलती है हमें अपने सेंटेंस में और उसके साथ मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, समझते रहना ध्यान से, तो हम क्या करते हैं, फिर उस मॉडल को लिखते हैं, फिर उसमें बी लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के अपने पैसिव वॉइस को लिखते हैं या बनाते हैं। देखिए, पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं, फिर हम सेकंड टाइप बताएंगे, समझना ध्यान से लिखा हुआ है। अब कतई शांति से सभी लोग सामने की ओर ध्यान करें और फोकस करें। यहाँ पर लिखा हुआ है रीना कैन राइट द लेटर। लिखा हुआ है रीना जो है वो पत्र लिख सकती है ना। कैन, कुड, इन सब का मतलब सकता, सकती, सकते, यही सब तो होता है, ध्यान रखना। तो हमेशा ध्यान रखना, अधिकार सूचक या संभावना को प्रदर्शित करने वाले ये मॉडल कहलाते हैं। तो रीना, फिर कैन लिखा हुआ, राइट द लेटर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाई हैं आपको, याद कीजिए, एज, एम, आर, वाज, वर मिलता था तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते थे। और अब क्या मिल रहा है आपको, मॉडल मिल रहे हैं, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तब कैसे बनाएंगे हम उसको। तो देखो, मॉडल मिलेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। देखो, मॉडल मिला प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कहीं मॉडल आते हैं, सुन लो ध्यान से, तो मॉडल के बाद हमेशा ध्यान रखना, मॉडल के तुरंत बाद अगर वी अर्थात वर्ब आई हुई है तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सुन लीजिए ध्यान से, ठीक। अब देखो कैसे हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। तो मॉडल मिला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली, तो इसको जब चेंज करेंगे तो मॉडल के साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। और याद कीजिए, शुरुआत में भी मैं ये चीज़ बता चुका हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको फिर से एक बात रीराइट करा रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। अगर कैन मिलता है तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, कैन बी में, ठीक है, शुरुआत इसी से हुई थी। कुड मिलता है तो इसको किस में चेंज कर देते हैं, कुड बी में। अगर मे मिलता है तो इसको किस में चेंज कर देते हैं, मे बी में। अगर हमें माइट मिलता है तो हम किस में चेंज कर देते हैं, माइट बी में चेंज कर देते हैं। अगर हमें शैल मिलता है तो हम किस में चेंज कर देते हैं, शैल बी में चेंज कर देते हैं। अगर हमें शुड मिलता है तो हम किस में चेंज कर देते हैं, शुड बी में चेंज कर देते हैं, समझिएगा ध्यान से, शुड बी में चेंज कर देते हैं। अगर हमें विल मिलता है तो हम किस में चेंज कर देते हैं, विल बी में चेंज कर देते हैं। अगर हमें वुड मिलता है तो हम किस में चेंज कर देते हैं, वुड बी में चेंज कर देते हैं। सुनते रहिएगा ध्यान से, क्लियर रखना ये बात अपने अंदर, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें मिलता है ऑट टू, ठीक है, तो ऑट टू को किस में चेंज कर देते हैं, ऑट टू बी में। क्योंकि एक बात आपको याद होगी, हमने अभी आपको पढ़ाया था कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में कहीं पर टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू के साथ बी लगेगी, वी के साथ V3 लगता है, V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। तो इसी तरीके से ऑट टू मिला तो ऑट टू के बाद क्या लग जाता है, बी लग जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। ये हो गया आपका सामान्य नियम जो आपसे मॉडल के बारे में चर्चा करता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर हमें कभी भी मॉडल मिलता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो हम उसको किसमें चेंज करेंगे, मॉडल के साथ बी लगा देंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या होगा सर, रीना सब्जेक्ट है, कैन हमारी मॉडल हो गई। मॉडल ध्यान रखना ये मेन वर्ब नहीं है, सुन लो ध्यान से, ये मॉडल है, ठीक है, एमडी लिखे दे रहे ताकि आप समझ पाएं। ये क्या है सर, ये V1 है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, द लेटर हो जाएगा। और जैसे ही कैन मिलेगा, सर ने सिखाया था, कैन के साथ क्या लग जाता है, बी लग जाता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद बाई एजेंट लगाएंगे और क्या हो जाएगा, रीना हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सभी लोग इसको समझते हैं पहले से ही, ठीक है। और इसके बाद जैसे हमने आपको सेंटेंस दे दिया, सविता और यहाँ पर लिखा हुआ है कुड स्पीक हिंदी। सविता क्या बोल सकती थी, हिंदी बोल सकती थी, समझिएगा ध्यान से। तो सविता सब्जेक्ट है, कुड क्या है सर, एमडी, एमडी मीन्स मॉडल है, स्पीक क्या है, मेन वर्ब, और हिंदी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे सर, हिंदी को आगे ले आएंगे तो हिंदी, और कुड के साथ क्या होगा आलोक, कुड के साथ सर लग जाएगा बी, जैसा कि अभी हमने बताया था। जब भी कोई मॉडल मिलेगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रही होगी, तो मॉडल के साथ बी लगा देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो हिंदी कुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन
ध्यान रखना, स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन, उसके बाद लगाएंगे बाई, और बाई के बाद यहाँ पर नाम लिख देंगे जो हमारा लिखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद समझिएगा ध्यान से, इसे लिखा हुआ है शी शुड रिस्पेक्ट हर टीचर, शी शुड रिस्पेक्ट हर टीचर, ठीक। अब इसका क्या मतलब हुआ, शी शुड रिस्पेक्ट हर टीचर का मतलब हुआ उसे अपने टीचर की आदर, उसका उनका जो सम्मान है वो करना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, शी हो गया सब्जेक्ट, शुड हो गया एमडी, एमडी मीन्स मॉडल, रिस्पेक्ट हो गया सर V1, V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हर टीचर क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो कैसे बनाएंगे सर, सबसे पहले उठाएंगे हर टीचर को, और हर टीचर के साथ क्या लगा देंगे, समझिएगा ध्यान से, हर टीचर के साथ देखिए शुड लगा हुआ है, तो शुड के साथ क्या लग जाएगा, शुड के साथ लग जाएगा बी, और थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी सर, थर्ड फॉर्म लग जाएगी रिस्पेक्टेड, बात समझ में आई कि नहीं। और इसके बाद बाई, और उसके बाद शी को किस में चेंज कर दोगे, हर में चेंज कर दोगे, सभी को पता होगा शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है, ऐसे ही का क्या होता है, हिम होता है। आप समझना ध्यान से, जो हम समझा रहे हैं उसको समझिएगा। तो लिखा हुआ है मॉडल प्लस, अच्छा ये वाला तो पहला समझ गए, ऐसे ही कोई भी मॉडल वर्ब आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, बस बी लगाएंगे, और बी के साथ क्या लग जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब इसके बाद देखो इधर सामने ध्यान दीजिए, मॉडल प्लस हैव अगर मिल जाए, अब दूसरा वाला क्या प्रकार है समझिएगा, चौथा टाइप देखिएगा, क्योंकि इन्हीं में दोनों आते हैं तो हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। देखा हुआ है, जैसे यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर लिख दीजिए विमल, विमल कुड हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स, ये आ गया सेंटेंस, क्या कह रहा हूँ, विमल कुड हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स। तो कैसे बनाएंगे सर, विमल हो गया सब्जेक्ट, कुड और हैव ये हो गया मॉडल, समझना ध्यान से, सिक्योर्ड क्या हो गई सर मेन वर्ब, और गुड मार्क्स क्या हो गए ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे सर, सबसे पहले गुड मार्क्स, उसके बाद क्या करेंगे, कुड हैव, देखिए मॉडल के साथ हैव लगा रहेगा, और हैव के बाद क्या लगेगी, बीन लगेगी, तो यहाँ बीन लगा दिया, कुड हैव बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड हो जाएगा। और बाई के बाद जैसे ही हम उठाएंगे तो अपने सब्जेक्ट को, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे विमल। अच्छा एक चीज़ और बताइए, इन्हीं में हम वेरिएशन बता दे रहे क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है ये चीज़, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनना ध्यान से। अगर कहीं पर इसमें नॉट आ जाए तो परेशान होने की बात नहीं है, अगर यहाँ कैन नॉट लिखा होता तो क्या कर देते, कैन नॉट बी, क्योंकि आपको पता है जब सहायक क्रिया दो होती हैं तो उनके बीच में यानी पहली वाली के तुरंत बाद नॉट आता है, तो यहाँ क्या हो जाता, कैन नॉट बी रिटन बाई रीना। अगर यहाँ पर कुड नॉट होता, कुड नॉट स्पीक हिंदी, तो कैसे चेंज कर देते सर, कुड नॉट बी स्पोकन बाई सविता, क्लियर। ऐसे ही अगर यहाँ पर आया हुआ है शुड नॉट, तो क्या हो जाएगा, शुड नॉट बी रिस्पेक्टेड, समझ गए, बाकी अपना बना लीजिए। और नीचे अगर यहाँ पर हो जाता कुड नॉट हैव, तब क्या करते सर, कोई दिक्कत नहीं, पहली वाली सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट रख देते, कुड नॉट हैव बीन सिक्योर्ड बाई विमल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। तो कहीं अगर पेपर में नॉट आ गया तो आप इस बात पर विचार नहीं करेंगे, सुन लीजिए रिकॉर्ड हो रही है चीज़, इस बात पर विचार नहीं करोगे कि हाय नॉट कहाँ लगाएं, पहली वाली सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है। अगला देखना ध्यान से, पांचवा एक और समझ लीजिए ताकि हम फिर उसको समझा पाएं। एक और है, जैसे लिखा हुआ है सुमन, सुमन शुड हैव रिक्वेस्टेड हर फादर, समझना ध्यान से प्लीज। सुमन क्या है सब्जेक्ट, शुड हैव रिक्वेस्टेड, समझिएगा ध्यान से, क्या आपको मॉडल के साथ हैव मिला, तो ये मॉडल हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद देखिए V3 मिलेगी, V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखो ये मेन वर्ब हो गई कि नहीं हो गई। और इसके बाद क्या होगा, हर फादर, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, पता है ना सबको। अच्छा कितने बच्चों को ये पता है कि हम इधर से इधर आ सकते हैं लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकते, ये पहले ही दिन शायद मैंने बताया था कि शी का हर तो होता है लेकिन हर का इधर जब हम लाएंगे तो समझना ध्यान से, ऐसे नहीं, अगर केवल हर लिखा होता तो शी हो जाता, लेकिन अगर हर फादर लिखा हुआ है तो शी फादर नहीं हो जाएगा, फिर हर फादर ही लिखना पड़ता है, बात समझ में आई। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कैसे उठाएंगे इस पूरे ऑब्जेक्ट को, कैसे उठाओगे, वेरी गुड, हर फादर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, शुड हैव लिखा हुआ है, तो सर ने क्या बताया था, अगर मॉडल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म मिल जाए
तो क्या सिखाया था कि सर मॉडल यानी शुड लिखा जाएगा, शुड हैव बीन रिक्वेस्टेड, समझ गए। तो कैसे बनाएंगे, हर फादर शुड, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद रिक्वेस्टेड, उसके बाद क्या होगा रिक्वेस्टेड के बाद, उसके बाद क्या होगा सर, फिर हमारी बाई एजेंट लगाया जाएगा, तो बाई एजेंट लग गया। और बाई एजेंट लगने के बाद सर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इसलिए नाम में कोई चेंज होता नहीं, तो बाई सुमन हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी में शुड नॉट हैव होता तो क्या हम दिक्कत में आ जाते, क्या नहीं, हर फादर शुड नॉट हैव बीन रिक्वेस्टेड बाई सुमन, ऐसे हमारा सेंटेंस बन जाता। क्या आपको ये मॉडल टाइप समझ में आ गए हैं। ऐसे पेपर में हजारों हजारों प्रकार के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, सैकड़ों प्रकार के एग्जाम्पल, जहां पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, तब मॉडल में कभी घबराते नहीं हैं। मॉडल में हमेशा यही दो नियम लगते हैं, बस अपनी मॉडल देख लीजिए, जो भी लगा हो, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड जो भी लगा हो, और उसके सामने जो नियम आपको दिया गया है बस यही पैसिव बनाते हैं। समझ गए, ये एक्टिव है और ये पैसिव है, यानी एक्टिव सेंटेंस आपको ऐसा मिलेगा तो आप उसका पैसिव ऐसे बनाओगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। अब जैसा कि हम इस वाले पार्ट पे चल रहे हैं, इस वाला पार्ट का मतलब कर्ता कैसा हो, अंडरस्टूड या अनइम्पॉर्टेंट हो, समझना मेरी बात ध्यान से। तो यहाँ पर कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते रहना ध्यान से। तो इसको हम मिटाएंगे नहीं, ताकि आप लोग नोट कर सको, समझना ध्यान से। यहीं पर हम इतनी ही चीज़ में आपको बताते हैं, इतनी जगह में, कि कैसे क्या चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं, समझिएगा ध्यान से। एक टेबल है, समझना ध्यान से। कई बार एवरीवन, समवन, समबडी, इस तरीके से सेंटेंस में शब्द आ जाते हैं, तो लोग सिखाते हैं कि ये जो शब्द हैं समवन, समबडी, ये नहीं आने चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, सुनो ध्यान से, कब नहीं आने चाहिए और कब आने चाहिए। जब कोई कर्ता अपने स्वभाव के अनुरूप काम करता है, सुनते रहिएगा ध्यान से, जब कोई कर्ता अपने स्वभाव के अनुरूप काम करता है तब उस कर्ता का नाम बाई लगाकर नहीं लिखा जाता, और जब कोई कर्ता अपने स्वरूप के अनुसार काम नहीं करता है तब उसको बाई लगाकर लिखा जाता है। जैसे पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, सही, तो हमेशा ध्यान रखना यहां पर नाम क्यों दिया गया, अंडरस्टूड या अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट मीन्स जरूरी नहीं, और अंडरस्टूड माने पहले से पता है, समझ लो ध्यान से, पहले से पता है, कोई चीज हमें ज्ञात है। जैसे एक बात बताओ, चोर को कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी, तो सेंटेंस आ गया द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब जब हम इसका पैसे बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, द थीफ वाज कॉट बाई द पुलिस, यही तो बनाते हैं, लेकिन नहीं, सेंटेंस यहीं पर आपका गलत हो जाएगा। पैसिव कहता है जब चीज आपको पहले से पता है, जैसे चोर को पुलिस ही पकड़ेगी, एम्बुलेंस वाले तो नहीं पकड़ेंगे। तो जो चीज हमें पहले से पता होती है उस कर्ता को फिर हम अपने बाई के बाद इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस आ जाए द विलेजर्स कॉट द थीफ, गांव वालों ने चोर को पकड़ा, अब सुनना ध्यान से, गांव वालों का काम चोर को पकड़ना नहीं है, क्लियर। तो यहां पर गांव वालों ने चोर को पकड़ा है तब हमें बाई द विलेजर्स लगाना पड़ेगा, इसीलिए रिकॉर्डेड बात कह रहा हूं, सुन लो ध्यान से। जब कर्ता हमें पहले से पता हो कि ये चीज इसमें काम नहीं करती, करने का मतलब ये इसका नॉर्मल स्वभाव है, तब हम उस कर्ता को बाई के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते हैं, समझ गए। और जब हमें पता होता है कि नहीं ये इसका नेचुरल स्वभाव नहीं है, कहने मतलब इसका नेचर नहीं है, इसका बिहेवियर ऐसा नहीं है, तो फिर हमें वहां पर बाई के बाद अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे कि समझिएगा ध्यान से, और इसमें दो पार्ट हैं, आज हम पहला पार्ट पढ़ा दे रहे हैं, समवन एवरीवन वाला पार्ट कल पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम जो है वो उतना नहीं बचा हुआ है। समझिएगा ध्यान से क्या कह रहे हैं, समझो। यहां पर देखिएगा ध्यान से, जैसे यहां पर लिखा हुआ है द पुलिस, समझते रहिएगा ध्यान से, द पुलिस कॉट द थीफ, ये लिखा हुआ है, पुलिस ने किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा, तो पुलिस क्या हो गई, सब्जेक्ट, कॉट क्या हो गई, मेन वर्ब, और द थीफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, पता है। अब हमें जैसे ही इसका पैसे बनाना है, कैसे बनाएंगे सर, उठाइए द थीफ को, द थीफ इसी तरीके से लिख दिया। अब ये बताओ कौन सा टेंस है, तो पता चला सर सेकंड फॉर्म लगी है कैच की, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट होती है पल्लवी। तो अगर हम इसको बनाएंगे, समझना ध्यान से, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में होती है, और पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज और वर होती है, पक्का। तो पुलिस के साथ, सॉरी थीफ के साथ क्या आएगा सर, वाज आएगा। थर्ड फॉर्म तो लगी ही हुई है पहले से ही, है तो वैसे सेकंड फॉर्म, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म भी कॉट ही होती है। तो द थीफ वाज कॉट,
अब यहां पर जैसे ही तुमने लगाया बाई द पुलिस, जान लो आपका सेंटेंस गलत हो गया। अंडरस्टूड या अनइम्पॉर्टेंट का जो नियम है वो कहता है जब हमें चीज पहले से पता हो ये स्वभाव इस व्यक्ति का है। जैसे एसपी साहब का काम क्या है? कानून व्यवस्था देखना। डीएम साहब का राजस्व व्यवस्था देखना। तो जो चीज पहले से तय की गई है कि ये काम यही आदमी करेगा, तब फिर हम उसके बाद बाई के बाद उसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करते। तो हमारा सेंटेंस बेटा कितना बन जाएगा लोग? केवल द थीफ वाज कॉट। अब यहां पर बाई द पुलिस का कोई मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन इसी का अपवाद देखिए, जैसे यहां पर लिखा हो द विलेजर्स कॉट द थीफ। अब समझिएगा ध्यान से, विलेजर्स यानी गांव वाले, कॉट माने मेन वर्ब हो गई और द थीफ हो गया ऑब्जेक्ट। किसको पकड़ा है? थीफ को यानी चोर को। तो उठाइए द थीफ, उसके बाद क्या हो जाएगा? वॉज क्यों? पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट सहायक क्रिया वॉज वर होती है। थर्ड फॉर्म लगाइए कॉट, द थीफ वॉज कॉट बाई, उसके बाद क्या हो जाएगा? द विलेजर्स। अच्छा क्यों काजल हमने ये लगाया? क्योंकि सर गांव वालों का काम चोर को पकड़ना नहीं है, समझ रहे हो? ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही अगर यहां पर लिखा हो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अच्छा ये बताओ, मरीज को सलाह देने का काम किसका होता है? डॉक्टर का ही होता है। हालांकि उसको सलाह तो घर वाले भी दे सकते हैं, लेकिन यहां पर जब सामने कर्ता दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी, तो सलाह तो डॉक्टर ही देगा ना, ये बात पहले से अंडरस्टूड है। तो क्या करेंगे सर? डॉक्टर हो गया सब्जेक्ट, एडवाइज्ड हो गई मेन वर्ब और द पेशेंट हो गया ऑब्जेक्ट। कैसे बना देंगे सर? द पेशेंट, समझिएगा ध्यान से, द पेशेंट। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज लग जाएगा। थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर? एडवाइज्ड। और बस इसके बाद बाय द डॉक्टर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? सलाह देने वाला व्यक्ति स्वयं डॉक्टर ही होता है, और चूंकि हमारे सेंटेंस में बेटा पहले से डॉक्टर लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। लेकिन समझिएगा ध्यान से, इसी का अपवाद देखिए, लिखा हुआ है माई फ्रेंड, यहां पर लिखा हुआ है माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी। वैसे दोस्त का काम सलाह देना होता है, मित्रता निभाना होता है, ठीक है मानता हूं, लेकिन यहां पर नॉर्मली इस चीज को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो क्या करेंगे फिर? समझना ध्यान से, माई फ्रेंड क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, एडवाइज्ड क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, और मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो मी को जब हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? आई हो जाएगा। तो उठाएंगे हम आई कर देंगे। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया वाज वर होती है, तो आई के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसके साथ? एडवाइज्ड। अब बताइए ध्यान से, सलाह देने का काम वैसे मित्र का तो है, लेकिन यहां कंसीडर नहीं कर रहे, तो क्या लगाना पड़ेगा? क्या होगा? आई वॉज एडवाइज्ड बाई माई फ्रेंड। अच्छा एक चीज और बताएं, कुछ लोगों को इस पर भी आपत्ति होगी, जो यहाँ पर ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं हमको, वो कहेंगे कि सर नहीं, मित्र का काम भी जो होता है वो सलाह देना होता है। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर रहे हैं। जैसे बाई चांस यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैन एडवाइज्ड मी, ये लिखा हुआ है एक आदमी ने मुझे सलाह दी, तो क्या आदमियों का काम सलाह देना होता है? नहीं। तब तो आपको भाई मेरे समझिएगा ध्यान से, तो बाई अ मैन लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। बताओ हाँ या ना? क्लियर है? तब ये चीज ध्यान रखना। चलो हमने फ्रेंड को भी सलाहकार मान लिया, ऐसे हम लॉयर को भी सलाहकार मान लें, डॉक्टर को भी सलाहकार मान लें। तो ये जो लोग हैं, जैसे वकील आपको सलाह देता भैया ये काम करो ये ना करो, है ना, डॉक्टर आपको सलाह देता है ये काम करो ये ना करो, फ्रेंड सलाह दे सकता है, लेकिन कोई राहगीर या अजनबी यहाँ पर लिखा हुआ है एक आदमी मुझे सलाह देकर चला गया, तो क्या हम फिर वहां पर बाई आमैन नहीं लगाएंगे? लगाएंगे सर। क्यों नहीं लगाएंगे? आदमियों का काम जो होता है वो सलाह देना नहीं होता, वहां लगाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर लिखा होता अ स्ट्रेंजर एडवाइज्ड मी, एक अजनबी ने मुझे सलाह दी, तो क्या अजनबी लोग सलाह देते हैं? नहीं। समझिएगा ध्यान से, तब वहां पर फिर हमें बाई अ स्ट्रेंजर लगाना पड़ेगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि हम किस चीज को समझाना चाहते थे? जब कोई व्यक्ति अपने नेचर या स्वभाव के अनुकूल काम कर रहा है तो फिर हम बाई के बाद उसे ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल काम नहीं करता है तब फिर हम उसे बाई के बाद यूज करते हैं। क्लियर है ये बात? अब इसका जो सेकंड पार्ट है कौन सा? वही समवन एवरीवन वाला, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे सेंटेंस हमको आपको बताने हैं, तो उस पार्ट को हम फिर कल देखेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तो
ताकि ओवरलैप ना हो जाए, कोई दूसरी क्लास उसको डिस्टर्ब ना हो। तो अगली क्लास में जब आओगे तो फिर इसके आगे वाले एग्जाम्पल, ठीक है, उसको देखेंगे। फिलहाल इतने को आप क्लियर करके रखिए, ठीक है।